सबसे पहले जानते हैं इस मूवी का नाम कल्कि 2898 AD ही क्यों रखा गया है और 2898 AD में ही ये सब क्यों होने वाला है, जिसका एक हिंट हमें इस ट्रेलर में भी दिया गया है। ये 6000 सालों पहले देखा था। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी तो ये 6000 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस 2898 AD के बारे में एक इंटरव्यू में डायरेक्टर नाग अश्विन जी से यही बात पूछी गई। तब उन्होंने बताया कि ये मूवी सेट है महाभारत के युद्ध के 6000 साल बाद, यानी मे बी यहाँ ये लोग महाभारत के टाइम की ही बात कर रहे हैं और जिस शक्ति की वो बात कर रहे हैं ये शायद अश्वत्थामा के मणि की हो सकती है। अब फिर से आते हैं उस सवाल पे कि इस फिल्म का नाम कल्कि 2898 AD ही क्यों रखा गया है। तो जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया था कि महाभारत के युद्ध से 6000 साल की गणना की जाती है तो 2898 AD निकल के आता है। तो इस हिसाब से महाभारत के युद्ध की टाइमलाइन 3102 BC होनी चाहिए, यानी अगर आप 3102 BC में 6000 साल जोड़े तो आपको 2898 AD मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि डायरेक्टर साहब ने ये महाभारत के युद्ध की टाइमलाइन 3102 BC लिया है, ये कहां से लिया है। तो आपको बता दूं कि ये टाइमलाइन का रेफरेंस डायरेक्टर साहब ने एक इंस्क्रिप्शन से लिया है। अगर आप वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के एहोल इंस्क्रिप्शंस को देखें तो वहां पे हमें इनडायरेक्ट वे में इसका रेफरेंस मिलता है। ये जो एहोल इंस्क्रिप्शंस है ये कर्नाटका में एक मेगुती जैन मंदिर है उसके पूर्वी दीवार पे लिखा गया है। इसे रवि कीर्ति जी ने लिखा है और इसके अगर 33वें और 34वें श्लोक को पढ़ें तो वहां पे बताया गया है कि जो पुलकेशिन द्वितीय राजा हैं वो जब राज कर रहे थे तब महाभारत के युद्ध से 3735 वर्ष बीत चुके थे। उसी में उन्होंने ये भी बताया था कि वो टाइमलाइन हिंदू कैलेंडर के अनुसार शक संवत 556 चल रही थी और अगर हम शक संवत 556 को ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अभी जो हम इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमें 633 AD मिलेगा। और अगर यहाँ से हम 3735 साल पीछे जाएं तो महाभारत के युद्ध की 3102 BC वाली टाइमलाइन मिल जाएगी। यानी यहाँ ये प्रूव हो जाता है कि महाभारत का युद्ध 3102 BC में ही हुआ था। अब जो ये मूवी है कल्कि 2898 AD ये महाभारत के युद्ध से 6000 साल बाद सेट है, इसीलिए इस मूवी का नाम कल्कि 2898 AD रखा गया है। भाई साहब क्या रिसर्च किया है नाग अश्विन जी ने सिर्फ इस मूवी की टाइमलाइन के लिए, मान गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। इस 3 मिनट के ट्रेलर में डिटेल्स और पुरानों के रेफरेंसेस कूट कूट के भरे हैं। अगर सब पे रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए अब तक जितना ऑलरेडी पता है उन सब पे इस पार्ट 1 वाले वीडियो में बात करूंगा, फिर और रिसर्च करके इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करूंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। इस फिल्म की टाइमलाइन आज से 874 इयर्स बाद की है और उससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स हमें बुज्जी और भैरवा के प्रेल्यूड में और यहाँ ट्रेलर में भी देखने मिलती है। बुज्जी एंड भैरवा के प्रेल्यूड एपिसोड्स में हम यहाँ बुज्जी के कार्गो में वर्ल्ड मैप देख सकते हैं जो अभी के वर्ल्ड मैप से काफी हद तक अलग है और ये बहुत ही अमेजिंग डिटेल थी क्योंकि जैसा हम अभी से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये फिल्म तो अभी से 874 इयर्स बाद की है, तो ग्लोबल वार्मिंग से आइस पिघल के बहुत सारा लैंड तब तक पानी के नीचे आ गया होगा। लैंडस्लाइड्स की वजह से बहुत सारा लैंड मर्ज हुआ होगा और इसीलिए ये बदला हुआ मैप हमें दिखाया गया है। वेरी अमेजिंग डिटेल। और यहाँ कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए भारत का मैप थोड़ा ब्लर किया हुआ हम देख सकते हैं। मे बी फिल्म में हमें इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे के क्लियर मैप दिखाया जा सकता है, लेकिन ये मैप वाला डिटेल इज वेरी इंटेलिजेंट। फिर ट्रेलर में तो ऐसे बहुत से टाइमलाइन रिलेटेड डिटेल्स है, जैसे ये इंस्टेंट क्रिमेशन यानी अंतसंस्कार वाला मशीन हमें वर्ल्ड की लास्ट सिटी काशी के घाट पे देखने मिलता है। फिर ये बायोनिक शॉप जो हमने स्टार्ट वाले ग्लिम्स में देखा था, इस ट्रेलर में वैसे ही बायोनिक हैंड वाला बंदा भी दिखाया है। ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हमें इस ट्रेलर में देखने मिलते हैं। फिर अगर आप इस पूरे ट्रेलर में अश्वत्थामा जी का प्रेजेंस देखोगे, बहुत ही ग्रैंड है। अब वो अमिताभ बच्चन जी ने पोर्ट्रे किया है इसलिए तो ग्रैंड लग ही रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्टर का रिसर्च और क्रिएटिव डिसीजन भी काम में आया है। जैसा कि हमने पुराणों में पढ़ा है कि सतयुग में लोगों की हाइट बहुत ज्यादा रहती थी। सतयुग में एवरेज हाइट 32 फीट थी, फिर त्रेता युग में वो थोड़ा घट के 21 फीट हो गई और द्वापर युग में और घट के 12 फीट की हो गई थी। और जैसा कि हमें पता है अश्वत्थामा जी द्वापर युग के हैं तो उनकी हाइट एटलीस्ट 12 फीट तो होगी और इसीलिए ट्रेलर में बहुत जगहों पे आप ध्यान से देखोगे तो उनकी हाइट यहाँ बाकी लोगों से काफी लंबी नोटिस कर सकते हो और यहाँ तो वो भैरवा से भी बड़े दिख रहे हैं। फिर ट्रेलर से ही हमें पता चलता है कि इस फिल्म में हमें अश्वत्थामा का रिडेम्पशन आर्क देखने मिलने वाला है। द्वापर युग में अश्वत्थामा को उत्तरा के अनबॉर्न बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने की
वजह से श्राप मिला था, लेकिन वही कलयुग में एक अनबॉर्न बच्चे को बचा के वो उस श्राप को तोड़ने वाला है। सच में अश्वत्थामा के कैरेक्टर के सर्कल को कंप्लीट करने के लिए नाग अश्विन जी को मानना पड़ेगा। फिर बुज्जी एक बाउंटी के बारे में भैरवा को बताती है। इस बाउंटी का नाम सूम 80 लिखा है। फिर नीचे हमें डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि वो कोई प्रेग्नेंट औरत है जो मोस्ट प्रोबेबली दीपिका का कैरेक्टर ही है। लेकिन क्या आपको पता है डायरेक्टर साहब ने क्या बढ़िया हिंट दी है यहाँ पे। यहाँ बाउंटी का नाम सूम 80 लिखा है, जो अगर आप ठीक से देखो तो सुमति जैसा प्रोनाउंस करता है। और एज पर कल्कि पुराण भगवान कल्कि जी की माता जी का नाम भी सुमति है। फिर आगे अगर हम इस बाउंटी के डिस्क्रिप्शन को ठीक से पढ़ें तो लिखा है कि ये सब्जेक्ट पहले एक फर्टाइल लैब ग्रुप की एक पार्टिसिपेंट थी जो यहाँ ईयर 2886 से थी और इनफर्टाइल थी, यानी उसे बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वो 150 डेज प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो अभी कॉम्प्लेक्स के एक क्लासिफाइड मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो वांटेड है और उस पे बाउंटी रखी है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें गौर करने लायक है। सबसे पहले ये फर्टाइल लैब सब्जेक्ट क्या है और इनफर्टाइल हिस्ट्री होते हुए भी वो प्रेग्नेंट हुई कैसे, और उसके ऊपर इतनी बड़ी बाउंटी क्यों? क्या कॉम्प्लेक्स के लोगों को शक हो गया है कि वो भगवान कल्कि को जन्म देने वाली है? I mean 1 मिलियन यूनिट्स, इतनी बड़ी बाउंटी, मतलब भैरवा का कॉम्प्लेक्स का डायरेक्ट टिकट ही है ये बाउंटी। तो इस पे मेरी एक थ्योरी है जो सही भी हो सकती है और गलत भी, और इस थ्योरी को एज अ थ्योरी ही लेना, ज्यादा सीरियस मत हो जाना। तो बात ऐसी है कि हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार असुर कली कभी भी एक फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी उसकी खुद की कोई बॉडी नहीं होगी। तो मे बी अब कमल हसन सर के कैरेक्टर को एक नई बॉडी की जरूरत है, क्योंकि अब उनकी बॉडी बूढ़ी हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने ये प्रोग्राम चालू किया जिसमें कमल हसन सर का कैरेक्टर एक परफेक्ट बॉडी की खोज में है, एक ऐसी बॉडी जिसमें उनके जेनेटिक्स हो, और जैसे ही ऐसी बॉडी मिलेगी वो अपने ब्रेन को उस बॉडी में ट्रांसप्लांट करके अपने कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करेगा और अपनी लाइफ को एक्सटेंड करेगा, और मे बी ऐसा टाइम टू टाइम हर बार करके वो खुद को अमर रखने की कोशिश करेगा। और इसी बॉडी को ढूंढने की प्रोसेस में ही ये फर्टाइल प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स में चलाया गया होगा, जिसमें सुमति जैसी और भी लड़कियां होंगी। अब इस प्रोग्राम के दौरान उन्हें सुमति इनफर्टाइल होने का पता चला होगा। अब यहाँ पे वो सच में इनफर्टाइल थी या उसने कोई ट्रिक यूज करके ऐसा दिखाया, पता नहीं। तो मे बी जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो इनफर्टाइल है, उसे प्रोग्राम से निकाल दिया होगा। लेकिन फिर जैसे ही वो प्रेग्नेंट है पता चलता है, और मे बी ये भी पता चलता है कि सुमति के बच्चे की बॉडी ही वो परफेक्ट बॉडी है जिसे वो लोग ट्रांसप्लांट के लिए ढूंढ रहे हैं। इसीलिए सुमति को ढूंढने के लिए उसके ऊपर इतनी बड़ी बाउंटी रखी गई होगी। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, या आपकी भी कोई थ्योरी हो तो उसे भी आप हमें बता सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।